बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम पेपर्स, द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग एंड एनालिसिस की क्लास, जिसमें हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट, इंग्लिश के अलग अलग सेंस, स्ट्रक्चर एनालिसिस इत्यादि करते हैं। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास डे 6 की हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड स्टेट। पुअर लिविंग कंडीशंस हैव एग्जैसरबेटेड द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स। पुअर लिविंग, अगर इस लाइन को देखें, पुअर लिविंग कंडीशंस, कंडीशंस आपका नाउन हो गया और कंडीशंस की विशेषता बता रहा लिविंग, पुअर लिविंग, खराब रहन सहन की स्थितियां। तो पुअर जो लिविंग कंडीशन यहाँ पे कंपाउंड नाउन की तरह आ रहा है। लिविंग कंडीशन माने रहन सहन की स्थितियां और पुअर इसकी विशेषता बता रहा माने खराब रहन सहन की स्थितियां। ये पूरा एक एज ए नाउन वर्क कर रहा है, ये इसके एडजेक्टिव के रूप में आया है। पुअर लिविंग कंडीशंस प्लूरल है तो हैव लगाया गया है, ठीक लिखा गया है। हैव एग्जैसरबेटेड, क्या सेंस निकल के आता है? टू मेक वर्स, कोई खासकर कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, किसी समस्या को या किसी स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, किसी समस्या या किसी स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना क्या कहलाता है? एग्जैसरबेटेड, माने किसी प्रॉब्लम को और वर्स कर देना। आपके पांव में चोट लगी थी, आप चले जा रहे थे, अचानक से फिसल के गिर गए, और ज्यादा चोट लग गई। तो पहले से चोट पांव में लगी थी और ज्यादा चोट लग गई, तो जो फिसल के गिरना आपका हुआ, इसने आपकी प्रॉब्लम को क्या कर दिया? एग्जैसरबेट कर दिया। माने किसी समस्या को, किसी परिस्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना, और ज्यादा स्पॉइल कर देना, और ज्यादा खराब कर देना। टू मेक वर्स समथिंग, तो एग्जैसरबेट कहलाता है। नेक्स्ट पेज में मीनिंग देखें तो देखिए लिखा हुआ है टू मेक समथिंग वर्स, एग्रावेट करना, वही सेंस है, किसी चीज को बहुत ज्यादा खराब करना, वही लिखा ना। हिज एग्रेसिव रिएक्शन ओनली एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन, उसके इस आक्रामक रवैये ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। मान लो भारत पाकिस्तान के बीच में किसी चीज को लेकर तनाव चल रहा है, मीटिंग के दौरान और ज्यादा बहस हो गई, तो उसने स्थिति को क्या कर दिया? एग्जैसरबेट कह दिया। तो इस तरह से चीजों को देखेंगे। हिंदी में एक मुहावरा है, आप जानते होंगे, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो मतलब चीजों को और ज्यादा चीजें खराब हो जाना। चलिए, पुअर लिविंग कंडीशंस हैव एग्जैसरबेटेड द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव। हीट वेव का क्या सेंस होता है? हिंदी में लू कहते हैं, गर्म हवाएं, इंग्लिश में द हीट वेव्स माने गर्म हवाएं। जो इस समय आप देख रहे होंगे अभी मई के महीने में या जून के महीने में जो गर्म हवा चलती है उत्तर भारत के इलाकों में, तो उसको हम लोग हीट वेव्स कहते हैं। द इफेक्ट्स, यहाँ पे आपको इफेक्ट के लिए ध्यान देना, मैंने पहले भी बताया है कि प्रभाव वाले सेंस में, इस सेंस में जब हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो हम अफेक्ट लेंगे, AFFECT, और अगर इसी सेंस में हम नाउन की तरह यूज करेंगे तो हम इफेक्ट लेंगे। अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको देखना है कि भाई वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ये शब्द लें, नाउन की तरह यूज किया जा रहा है तो ये वर्ड। एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए अगर ये वर्ड आता है तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई अगर नाउन की तरह है तो इफेक्ट लें और वर्ब की तरह है तो अफेक्ट लें। इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव माने लू के प्रभावों को खराब रहन सहन की स्थितियों ने और ज्यादा बिगाड़ दिया है। आगे चलते हैं। इन द ब्रूटल हीट वेव बीटिंग डाउन ऑन उत्तर प्रदेश एंड बलिया, वन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, बलिया रिपोर्टेड द मोस्ट डेथ। यहां पे आके सेंटेंस आपका खत्म हो जा रहा है। सेंटेंस कह रहा है इन द ब्रूटल हीट वेव। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद कुछ लिखा हुआ है, तो ये अगर कोई नाउन या फ्रेज इत्यादि लिखा हुआ है प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन के साथ आने वाला नाउन इस प्रीपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये चीज ध्यान देना है। और ये एक फ्रेज बनाएगा, जैसे यहां देखिए लिखा हुआ है इन द ब्रूटल हीट वेव। यहाँ हीट वेव के लिए ब्रूटल शब्द आया है, द लगा हुआ है आर्टिकल, हीट वेव के लिए आ रहा है, नाउन है, और नाउन की विशेषता ब्रूटल बता रहा है, एडजेक्टिव। ब्रूटल का क्या सेंस हुआ? वायलेंट, एग्रेसिव, माने ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाली है, तो ब्रूटल कहेंगे। वायलेंट के सेंस में यूज होगा। सिनोनिम्स इसका नेक्स्ट पेज में एक बार देख ले, दिया गया कि ये मीनिंग दी गई है, वायलेंट एंड क्रूएल। ठीक है ना। जैसे ब्रूटल अटैक होता है, ब्रूटल मर्डर होता है, माने ब्रूटल अटैक माने बहुत काम, जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो ब्रूटल अटैक कह सकते हैं उसको। मर्डर, हत्या किसी की गई, बहुत बुरी तरीके से हत्या की गई, तो ब्रूटल हो जाएगा। वापस आइए, तो सेंटेंस यहाँ पे आते हैं इन द ब्रूटल हीट वेव
माने ये जो गर्म हवाएं चल रही है, घातक कह सकते हैं हिंदी में, हिंदी में कई तरीके से लिख सकते हैं। ये जो घातक हवाएं हैं बीटिंग डाउन ऑन उत्तर प्रदेश, बीट डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है यहां पर। और देखिए शब्दों से ही जोड़ने की कोशिश करिए, बीट डाउन, तो बीट डाउन का मतलब क्या सेंस निकल के आएगा आप सोचिए। बीट माने पीटना हुआ, डाउन माने किसी के ऊपर गिरा के पीट रहे हैं इस तरह से, तो कहने मतलब किसी के ऊपर प्रभाव डालना, और ऐसा प्रभाव होगा जो अच्छा प्रभाव नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसको बुरी तरीके से प्रभावित करना। तो यहां पे सेंस ये बीट डाउन माने टू इन्फ्लुएंस बैडली या टू अफेक्ट बैडली, किसी चीज के ऊपर बहुत खराब तरीके से प्रभाव डालना। तो सेंटेंस यहां पे कह रहा है कि इन द ब्रूटल हीट वेव, ये जो ब्रूटल हीट वेव है बीटिंग डाउन, और देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो वो या तो जिरंड होगी या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। हमें सेंटेंस को पढ़ते समय जब भी आए तो आइडेंटिफाई करते चलना है, क्योंकि धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वैसे वैसे हमारी समझ और ज्यादा बेहतर होती जाएगी, क्योंकि बार बार हमको वही शब्द इंग्लिश में मिलेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए कि क्या ये जो आईएनजी है ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है या किसी नाउन के बारे में बता रहा है। अगर किसी नाउन के बारे में बता रहा है तो एज एडजेक्टिव हुआ और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह आपको देखना है, और खुद अपने आप में एक पहचान बता रहा है, किसी नाउन के बारे में नहीं बता रहा है तो जिरंड हो जाएगा। तो यहां देखते हैं सेंटेंस में बीटिंग डाउन माने प्रभावित कर रही है या बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाल रही है। किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन प्रभाव डाली है, हीट वेव। तो कहीं कहीं ये वर्ड हीट वेव के लिए आ रहा है, और हीट वेव नाउन है, उसके बारे में अगर ये बता रहा है तो ये एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलिए, तो इन द ब्रूटल हीट वेव, ये घातक लू हवाएं बीटिंग डाउन ऑन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है या बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। अफेक्ट बैडली लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, यूपी में एक राज्य बलिया, बलिया जिस जो है सॉरी यूपी में एक जिला बलिया, रिपोर्टेड, रिपोर्ट करना माने किसी चीज को रिपोर्ट में आना, कोई चीज प्रकाश में आना कि भाई ऐसा यहाँ पे घटना घटित हुई। रिपोर्टेड, क्या रिपोर्ट हुआ वहां पे, द मोस्ट डेथ, द मोस्ट डेथ माने सबसे ज्यादा मृत्यु। अब यहाँ पे द मोस्ट डेथ ये क्या है, डेथ तो नाउन है, आप जान रहे हैं यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है, और यहाँ जो मोस्ट शब्द है ये सुपरलेटिव डिग्री है। हम जानते हैं कि जब हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो एडजेक्टिव 3 डिग्री में लिखा जाता है। कोई भी एडजेक्टिव 3 डिग्री, 3 तरह से आप उसको लिखते हैं। पहला एक नॉर्मल विशेषता बताना, जैसे मान लीजिए मच है, मच माने अधिक, मोर थोड़ा और ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा। उसी तरीके से मैनी माने कई, मोर और ज्यादा, मोस्ट और ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो यहां मच और मैनी 2 एडजेक्टिव है आपके, और मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। मैनी की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। तो यहां पर इस सेंटेंस में अगर हम ध्यान दें तो जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है वो ये है कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये मच की नहीं है, क्योंकि मच की भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है और मैनी की भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। यहां पे ये मैनी की सुपरलेटिव डिग्री है, क्यों, क्योंकि मच अनकाउंटेबल चीजों के साथ हम लगाते हैं, लेकिन जो चीजें काउंट की जा सकती हैं, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन जो होते हैं या प्लूरलिटी को जो चीजें दर्शाती हैं, उनके साथ हम मैनी लगाते हैं, मच का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कई जगह इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है मैनी और मच के डिफरेंस पर। कोई काउंटेबल चीज है, बुक है, अब बुक के पहले आप मच लगाएंगे, मच बुक्स लिखेंगे गलत हो जाएगा, मैनी बुक्स लिखेंगे तो सही हो जाएगा। तो यहां पे हमें यह समझना है कि डेथ सबसे ज्यादा मृत्यु हुई, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, ये भी इसका पॉइंट है, तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द मोस्ट डेथ सबसे ज्यादा मृत्यु,
तो ये द, लेकिन खैर यहाँ तो नाउन के हिसाब से आया हुआ है, लेकिन नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्री आप लिखते हैं तो आप द लगा के लिखते हैं। रिपोर्टेड द मोस्ट डेथ, सबसे ज्यादा मृत्यु यहाँ पर रिपोर्ट की गई, और जो पॉइंट था कि मोस्ट क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है, और किसकी है, मैनी की है, क्योंकि डेथ प्लूरल चीजों को दर्शा रहा है तो प्लूरल में मैनी का मोस्ट हो जाएगा। आगे आइए, द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। अब जैसे ये शब्द है सुपरिटेंडेंट, इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में, या स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप अपने हिसाब से इसकी मीनिंग एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो है एग्जैस्परेटेड शब्द, ये भी आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा कि इनकी मीनिंग क्या है। अक्सर क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो देखेंगे। द मेडिकल सुपरिटेंडेंट एट द लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्थानीय गवर्नमेंट अस्पताल में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, वाज रिपोर्टली ट्रांसफर्ड। अब देखिए वाज ट्रांसफर्ड वर्ब है, पैसिव वॉइस में लिखी हुई है। एक्टिव पैसिव का क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, आप जान रहे हैं कि वर्ब को हम एक्टिव या पैसिव दो अलग अलग वॉइस में लिखते हैं। अभी आगे फिर इसको कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ चलते हैं आगे की तरफ। वाज ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित कर दिया गया, और ये देखिए रिपोर्टेडली यहाँ पे एडवर्ब है आपका, और ये एडवर्ब किसके लिए आया होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनके वर्ब के बीच में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वर्ब के लिए ही आया होगा। और हम जानते हैं कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब से बताते हैं, तो इसका मतलब सही लिखा हुआ है। और इस टाइप की चीजों में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये जो एलवाई लगा है उसको हटा दिया जाएगा, हटा देंगे तो ये रिपोर्टेडली जो आपका एडवर्ब है, एलवाई हटाते ही एडजेक्टिव बन जाएगा, और वर्ब के बीच में एडजेक्टिव नहीं आ सकता है उसकी विशेषता बताने के लिए, तो ये सेंटेंस यहीं पे गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को भी एनालिसिस करते चलना है आपको। आगे आइए, वाज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर कर दिया गया। आफ्टर स्क्राइबिंग द डेथ, आफ्टर देखिए प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लिखी है आईएनजी लगा के। तो ये रूल आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के लिखते हैं। इस पॉइंट को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन। अब देखिए आफ्टर कंजंक्शन भी है, कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। आफ्टर माने बाद में, कंजंक्शन आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर रहेगा उसके साथ, बट यहाँ पे एज ए प्रीपोजिशन आया है तो इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई गई है। आफ्टर एस्क्राइबिंग द डेथ टू द हीट, क्या सेंस निकल के आता है एस्क्राइब का, एस्क्राइब समथिंग टू समबडी या समथिंग, ये कंस्ट्रक्शन है देखिए, एस्क्राइब समथिंग टू समथिंग या समबडी कुछ भी हो सकता है, माने किसी चीज का कारण किसी चीज को बताना, या ये बताना कि ये चीज है इसके कारण ही ये चीज घटना घटित हुई है, या इस चीज के होने में इसका योगदान है, तो वहां पे हम एस्क्राइब वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में आप आए, ये देखें एस्क्राइब, टू एट्रीब्यूट ए कॉज, कॉज कर लेना इसको, टू एट्रीब्यूट ए कॉज आर कैरेक्टरिस्टिक टू समवन आर समथिंग, माने किसी चीज के कारण के रूप में किसी चीज को बताना कि भाई ये चीज इसका कारण था। तो लिखा वी एस्क्राइब ग्रेट इंपॉर्टेंस टू दीज पॉलिसीज, इन पॉलिसी को हम काफी ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। वापस आए अपने सेंटेंस में, तो क्यों इनका ट्रांसफर हुआ, आफ्टर स्क्राइबिंग, इन्होंने बताया, क्या बताया कि डेथ माने ये जो मृत्यु हुई है ये किस कारण से हुई है, टू द हीट माने इस लू के कारण। डॉक्टर सुपरिटेंडेंट साहब ने बता दिया कि मृत्यु आफ्टर स्क्राइबिंग द डेथ टू द हीट, उनका कि इस लू के कारण ये मृत्यु मौतें हुई हैं और इस कारण से इनका ट्रांसफर कर दिया गया। आगे लिखा है फॉलोड बाई, फॉलोड बाई यानी ये घटना कैसे हुई, फॉलोड बाई, ये जो घटना हुई है इस घटना के बाद में हुई। फॉलो बाई का मतलब यही होता है कि इसके, यानी ये घटना अगर ए फॉलोड बाई बी, अगर ए फॉलोड बाई बी कर रहा है तो इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि भाई पहले बी आएगा देन ए आएगा, ये हुआ इसका मतलब। अगर हम कह रहे हैं कि ए इज फॉलोड बाई बी, इसका मतलब पहले बी आएगा और फिर ए आएगा, यानी ये जो बाद वाली घटना है पहले वो हुई उसके बाद इनका ट्रांसफर हुआ। क्या है घटना बाद वाली, फॉलोड बाई या अनुसरण करते हुए किस चीज का, अ विजिट, यहां देखिए विजिट है, अ लगाया गया है, नाउन के रूप में आया है। इस पॉइंट को थोड़ा समझना है, जरा ग्रामर का पॉइंट यहां एक देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देखिए विजिट आपका वर्ब भी है
और ये आपका नाउन भी है। दोनों तरीके से हम इस शब्द को यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी और नाउन की तरह भी। अब अगर जैसे मान लीजिए लिखना है कि मैं मुंबई गया या मैंने मुंबई की विजिट की, तो आई विजिटेड टू मुंबई, आई विजिटेड टू मुंबई गलत हो जाएगा, टू नहीं आना है। जब विजिट का प्रयोग हम एज ए वर्ब करेंगे तो विजिट ए प्लेस होता है, विजिट अ प्लेस। जब आप विजिट या विजिट समवन, किसी के पास जा रहे हैं, प्लेस या समबडी, कोई व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो भी आप नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर यही विजिट नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो विजिट एज ए नाउन अगर यूज हुआ है तो हम जिस भी जगह, मान लीजिए कोई प्लेस है, किस भी जगह जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हम प्रीपोजिशन क्या लेंगे, टू लगाएंगे। लेकिन अगर वही विजिट वर्ब की तरह आएगी तो हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, ही मेड अ विजिट टू मुंबई। तो यहां जो टू है ये सही लिखा हुआ है क्योंकि ये विजिट नाउन की तरह आया है। और ये अगर विजिट वर्ब की तरह यूज करेंगे तो टू नहीं लगाएंगे हम उस जगह के पहले, जिस जगह हम विजिट करने जा रहे हैं या उस व्यक्ति के पहले जिससे हम मिलने जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान देना है, किस भाव में या किस सेंस में हमने यहाँ प्रीपोजिशन बताया, जगह के लिए, कि भाई जिस जगह हम घूमने जा रहे हैं अगर हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो टू लगाएंगे। तो ये नहीं कि विजिट के साथ टू आएगा, ऐसा नहीं बोल देना, समझना है कि किस कंडीशन में मैंने बताया कि उस जगह के पहले आप टू लगाएंगे जिस जगह को आप विजिट करने जा रहे हैं, एज ए नाउन अगर यूज होता है तब। क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इस चीज को डिस्कस किया। अब यहाँ आइए, अब विजिट बाई, अब कई लोग सीधे इसको अप्लाई कर देंगे, वो कहेंगे सर आपने विजिट के साथ टू बताया था, पता लगा यही लाइन लिखी हुई आ गई, एग्जाम में गए उन्होंने देखा विजिट बाई लिखा हुआ है और कहा सर ने टू बताया है, सीधे वहीं इरर लगा के चले आए, बाद में आगे मुझको गाली देंगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया था। तो समझिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई विजिट के साथ टू किस कंडीशन में, जब आगे वो जगह लिखी हो या वो प्लेस लिखा हो जहां पर आप विजिट कर रहे हो, तब आप विजिट के साथ टू लगाएंगे अगर उसका प्रयोग एज ए नाउन हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में ये कंडीशन नहीं है। तो इंग्लिश में इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, उन कंडीशनों को ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में हम क्या चीज लेते हैं। चलिए, तो यहां विजिट एज ए नाउन आया है क्योंकि उसके साथ आर्टिकल लगाया गया है, तो इसका मतलब ये शब्द नाउन वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। अब विजिट बाय ए स्टेट अपॉइंटेड टीम, ये विजिट किसने की, अ स्टेट अपॉइंटेड टीम, एक राज्य के द्वारा नियुक्त की गई टीम के द्वारा ये विजिट की गई है। आर्टिकल है, उसके साथ सिंगुलर नाउन टीम लिखा हुआ है और उसकी विशेषता अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी सही लिखा गया है। अ स्टेट अपॉइंटेड टीम, एक राज्य के द्वारा अपॉइंट की गई टीम के द्वारा जो विजिट की गई, टू एसेस, एसेस माने आकलन करना, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना किसी चीज का। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में कहीं भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इन्फिनेटिव है वो, तो ये इन्फिनेटिव है। टू एसेस, आकलन करने के लिए, किस चीज का आकलन करेंगे, आगे लिखा है द लोकल कंडीशन, स्थानीय परिस्थितियों का। तो असेस के आगे इसका एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया ये कि भाई आकलन करेंगे, किसका आकलन करेंगे, द लोकल कंडीशंस, स्थानीय परिस्थितियों का। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, लिखा हुआ अ मेंबर लेटर टोल्ड, ये शब्द पहले भी आ चुका है, फिर से आया हमारे साथ। मैं बता दे रहा हूं, देखिए दो वर्ड हैं अलग अलग, लेटर और लेटर। इसको हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं, इसको हम प्लेस या पोजीशन के सेंस में यूज करते हैं। यहां भी इसका सेंस बाद में होता है, बाद वाला, ये जो बाद में लिखा हुआ है यहाँ लेटर, इसका मतलब भी बाद में, तो बाद के सेंस देता है ये, लेकिन ये प्लेस या पोजीशन के रूप में आएगा और ये टाइम के सेंस में आएगा। समय में कोई चीज, दो आदमी क्लास में आए, एक पहले आया एक बाद में आया, इसका प्रयोग करिए आप LATER का, क्योंकि टाइम का भाव है। दो लाइन में बैठे हुए कई लोग, हमने किसी एक का नाम लिया या दो लोगों का नाम लिया, एक सेंटेंस में लिखा है राम एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, ऐसा लिखा हुआ है कि राम और सोहन अच्छे मित्र हैं। बाद वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है बट फॉर्मर नहीं, लेटर, लेटर माने
बाद वाला अगर मैं बोलूंगा तो राम एंड श्याम, इनमें बाद में किसका नाम लिखा हुआ है, श्याम का, तो अगर मैं आगे लेटर का यूज कर रहा हूं तो वो श्याम के लिए आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी सेंटेंस में दो लोगों का चर्चा हुई है तो बाद वाला जो प्लेस या पोजीशन के हिसाब से है उसके लिए LATTER लिखते हैं, और ये टाइम के सेंस में यूज होता है। लिखा हुआ है मेंबर लेटर टोल्ड, एक सदस्य ने बाद में बताया, बाद में क्या किया, बताया है, ये वर्ब है और इसके बारे में अगर ये बता रहा है तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ए मेंबर लेटर टोल्ड, एक सदस्य ने बाद में बताया, किसको बताया, जर्नलिस्ट, पत्रकारों को, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। दैट माने की सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मैंने बताया था दैट का मतलब की से निकलेगा तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा। एक सदस्य ने बाद में पत्रकारों को बताया कि द टीम हैड एक्सप्रेस्ड, टीम ने व्यक्त किया है, इट्स डाउट्स, अपने संदेह को। यहां इट प्रोनाउन है और इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आ रहा है, नाउन के लिए, और कौन सा नाउन है इसका, टीम। हम जानते हैं टीम शब्द हो गया, कमेटी शब्द हो गया, तो ये जो वर्ड हैं टीम, कमेटी, ये सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन है, और इनको हम सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, या ज्यूरी आप देख लीजिए, इनको हम सिंगुलर माने कि प्लूरल माने, ये सेंटेंस में इनके सेंस के आधार पर, माने सेंटेंस में सेंस और यूज के आधार पर हम इनको सिंगुलर या प्लूरल मानते हैं। और सिंगुलर मानेंगे तो इनके लिए इट का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन, और प्लूरल मानेंगे तो इनके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे। इस कलेक्टिव नाउन के लिए क्या प्रोनाउन होना चाहिए, तो ये मैंने बताया कि टीम, कमेटी, ज्यूरी, ये जो वर्ड हैं ये सारे शब्द आपके कलेक्टिव नाउन का बोध कराते हैं। कलेक्टिव नाउन है एक तरीके के, और ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सेंटेंस में उनके सेंस या उनके यूज के आधार पे निर्णय करते हैं या डिसाइड करते हैं कि जो शब्द आपका नाउन है उसको आप इस सिंगुलर की तरह देखना है कि प्लूरल की तरह देखना है। सिंगुलर की तरह देखना है तो उसके लिए प्रोनाउन ले रहे हैं तो इट लगाएंगे, प्लूरल की तरह देख रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन लेंगे तो दे लगाएंगे। प्लूरलिटी क्या हुई, लोग अपनी राय में विभाजित हैं, ज्यूरी में दो लोगों का मत अलग है, तीन लोगों का मत अलग है, इसका मतलब ज्यूरी सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, प्लूरलिटी को दर्शाएगी। ज्यूरी में 5 लोग हैं, पांचों लोगों का एक ही मत है, इसका मतलब वो एक राय दे रही है, सिंगुलर चीजों सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि टीम के सदस्य ने एक्सप्रेस किया है इट्स डाउट, माने अपने संदेह को, एक सिंगुलरिटी के रूप में यहाँ टीम की राय दिखाई जा रही है कि सभी लोगों की राय एक है, टीम के सभी सदस्यों का एक मत है, सिंगुलर माना गया इसलिए इसके साथ इट प्रोनाउन लगाया गया है। इट्स डाउट, टीम के सदस्यों ने अपना डाउट दर्शाया है, किसके बारे में, अबाउट द हीट, गर्मी के बारे में, या अबाउट द हीट, गर्मी के बारे में, बीइंग अ फैक्टर, कि ये एक कारक है, यहां बी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा के यूज किया गया है। हीट के बारे में कि ये जो गर्मी है, बीइंग ए फैक्टर, ये एक प्रमुख कारक है, सिंस, क्योंकि, द टोल ड्यू टू द सेम हीट वेव was lower in district, since, चूंकि, अब यहां देखिए जैसे since वर्ड आया है, अगर हम since को देखें तो इंग्लिश में ये वर्ड आपका प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन है तो ये से का सेंस देता है, निश्चित समय को दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, से की हिंदी इसकी से निकलती है, और दूसरा ये कंजंक्शन भी है। और कंजंक्शन में अगर हम देखेंगे तो दो तरह से कंजंक्शन है, एक कारण का कंजंक्शन है जहां पर इसकी हिंदी निकलेगी चूंकि, और एक ये समय का कंजंक्शन है माने टाइम का कंजंक्शन है जहां पे इसकी हिंदी निकलेगी जब से। तो सेंटेंस को पढ़ते समय शब्दों पे हमें ध्यान देते चलना है कि कोई वर्ड किस तरह से सेंटेंस में यूज किया गया है। तो वापस आते हैं अपने सेंटेंस में और देखते हैं सिंस लिखा हुआ है, सिंस द टोल ड्यू टू द सेम हीट वेव वाज लोअर इन डिस्ट्रिक्ट नियर बाई, तो इस पे संदेह जाहिर किया है कि एक प्रमुख कारण होगा। क्यों संदेह जाहिर किया, यहां कारण के रूप में एक सेंटेंस आया है जिसको जोड़ने के लिए
कंजंक्शन सिंस लगाया गया है, यहां हिंदी इसकी चूंकि निकल रही है, तो ये कारण का कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ कॉज है। सिंस चूंकि द टोल, टोल यहाँ पे टोल आपका ये नाउन होता है, नाउन टोल का मतलब किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना से या किसी ऐसी एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में जो टोटल लोगों की मरने वाली संख्या होती, टोटल डेथ्स होती हैं, उनको हम टोल कहते हैं। तो द टोल माने मृत्यु, ड्यू टू के कारण प्रीपोजिशन है, ड्यू टू आपका क्या है प्रीपोजिशन। तो देखिए कंजंक्शन था और हम सभी जान रहे हैं कि भाई कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर मिलना चाहिए हमको, सब्जेक्ट भी आएगा और फाइनाइट वर्ब भी आएगी। देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ड्यू टू द सेम हीट वेव, ये हमारा पूरा फ्रेज था जो प्रीपोजिशन ड्यू टू से जुड़ा हुआ है। मृत्यु ड्यू टू द सेम हीट वेव माने उसी लू हवाओं के कारण, जो लू हवाएं चल रही हैं, जिससे बलिया में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई, वही लू हवाएं अन्य जगह पे भी थी। द टोल ड्यू टू द सेम हीट वेव वाज लोअर। अब देखिए ये टोल आपका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये लिखी हुई है वाज। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद एक फ्रेज आया हुआ है। स्ट्रक्चर कैसे है सेंटेंस का कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना आके पहले सब्जेक्ट आया, फिर फ्रेज आ गया ड्यू टू द सेम हीट वेव, उसके बाद फिर वर्ब आ रही है वाज, और इस सब्जेक्ट की वर्ब वाज है। द टोल वाज माने जो टोटल मृत्यु है वो, वाज माने थी, लोअर माने कम, इन डिस्ट्रिक्ट जिलों में, नियर बाई माने पास के, पास के जिलों में जो मृत्यु है वो कम थी। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स स्टेटमेंट, मेंबर के साथ ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा के लिखना है, तो मेंबर स्टेटमेंट, वहां अभी आया था ना कि एक मेंबर ने बताया, तो सदस्यों का स्टेट माने जो सदस्य का कथन था, तो ये गलत लिखा हुआ है, देखिए मेंबर्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टाइपिंग की एरर हो गई होगी, तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भाव क्या है, सदस्य का कथन, और सदस्य एक है, यहाँ पे आए ना कि अ मेंबर, तो ये चीज बेसिक अपना हमेशा सही रखिएगा। द मेंबर, तो यहाँ ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये एपॉस्ट्रोफी लगा के तब यस लिखा जाएगा। द मेंबर्स स्टेटमेंट माने सदस्य का कथन, इच माने है क्या है, अ टाइमली रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका नाउन हो गया, टाइम एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, टाइमली शब्द एडजेक्टिव है। कंफ्यूज बिल्कुल ही, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं, तो इसलिए ध्यान, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप कहेंगे सर कैसे एडजेक्टिव हो गया, कॉन्सेप्ट जल्दी से देखते हैं इसका, नेक्स्ट पेज में या पिछले पेज में बता दे रहा हूं मैं, हाँ इसमें जगह है, इसी में बता दे रहा हूं, देख लीजिए कि क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप नाउन में, कोई वर्ड नाउन है और उसमें एलवाई लगाते हैं तो आपका एडजेक्टिव बनता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है फ्रेंड, फ्रेंड आपका नाउन है और इसमें आपने एलवाई लगाया तो बना फ्रेंडली, तो ये फ्रेंडली शब्द क्या है, एडजेक्टिव। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एडजेक्टिव में एलवाई लगाया आपने तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब। जैसे मान लीजिए ब्यूटीफुल है और आपने लिख दिया ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। अधिकांश कंडीशनों में ज्यादातर एलवाई वाले जो वर्ड हैं वो एडवर्ब होते हैं। देखिए तो इंग्लिश है, बहुत सारे उसमें एक्सेप्शन भी हैं। अब एलवाई वाला शब्द आपका जो है नाउन भी होता है, जैसे लिली, LILY, लिली माने फूल हुआ, एक तरीके का फ्लावर है, तो अब वो नाउन भी है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें जब पढ़ते रहेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बेसिक चीजें क्या है कि जनरली एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब होता है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई नाउन में अगर एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब नहीं बनेगा, किसी नाउन में आपने एलवाई जोड़ा तो वो एडजेक्टिव बनता है। क्लियर हो गया ये चीज। तो वापस आते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है तो, और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। टाइम नाउन है, और टाइम नाउन है, और नाउन में हम जब एलवाई जोड़ेंगे तो टाइमली होगा, एडजेक्टिव है यहां पर, यहां लिख भी मैं दे रहा हूं कि टाइम नाउन हो गया, उसमें आपने एलवाई जोड़ा तो बना टाइमली,
और ये यहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। और एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तो रिमाइंडर आपका नाउन है, नाउन के पहले लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ मतलब कंफ्यूज होके गलत ना कर दें कई लोग, वो सोचे कि नाउन के पहले एलवाई वाला एडवर्ब आ गया, गलत, ये तो गलत लिखा हुआ है, टाइम करें गलत हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव है, सही लिखा हुआ है। अ टाइमली रिमाइंडर, टाइमली माने समय पर, ये एक समय पर दिया गया रिमाइंडर था। रिमाइंडर माने आपको याद दिलाने के लिए कोई चीज बोलना रिमाइंडर कहलाता है। अ टाइमली रिमाइंडर, एक समय पे दिया गया स्मारक, स्मरण पत्र या कुछ भी कह सकते हैं, रिमाइंडर था। दैट माने की, फिर से की का मीनिंग निकल रहा है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा, और कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर आगे आपको मिलेगा। एक टाइमली रिमाइंडर था कि अ हीट वेव इज, सही लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कि जो लू है क्या है, ओनली हाफ हीट। माने अगर हम किसी लू को देख रहे हैं तो उसमें केवल ऐसा नहीं कि गर्म हवा चल रही तो उसमें केवल हवाओं में केवल गर्मी ही है, उसको आपको एक और नजरिए से देखना है, थोड़ा और डीप में जाके चीजों को देखेंगे तो ओनली हाफ हीट माने उसमें जो गर्मी है वो आधी ही है केवल। द अदर, और अन्य चीजें उसमें क्या है, बीइंग, होना के सेंस में है यहाँ पे, और ये एक सेंटेंस नहीं लिखा जा रहा, फ्रेज लिखा जा रहा, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया गया है। वर्ब दो तरीके से है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा या क्लाज बनेगी, नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे तो ना तो सेंटेंस बनेगा ना क्लाज बनेगी, फ्रेज बनेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया है हमारे सामने, हल्का सा इसको हम जल्दी से, बहुत संक्षिप्त में, बहुत डिटेल में नहीं भाई। वर्ब है मेन फाइनाइट वर्ब, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि सेंटेंस या क्लाज, इन दोनों में ही वर्ब रहती है, लेकिन ये वर्ब कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होगी तभी हमारा सेंटेंस भी बनेगा और क्लाज भी बनेगा, यानी जो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं इसमें ये वर्ब फाइनाइट होनी चाहिए, तभी ये पूरा कंस्ट्रक्शन सेंटेंस और क्लाज इन दोनों कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हमने वर्ब तो लिखा है और उस वर्ब को हमने नॉन फाइनाइट वाली वर्ब लिखा हुआ है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब अगर हमने लिखा हुआ है तो ये जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है कि वर्ब के साथ कुछ लिखा हुआ, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ना तो सेंटेंस होगा ना क्लाज होगा, ये क्या कहा जाएगा, फ्रेज। तो हमेशा ध्यान रखिए, वर्ब को फाइनाइट लिखना है इसका मतलब सेंटेंस और क्लाज बनाना चाह रहे हैं, नॉन फाइनाइट लिख रहे हैं इसका मतलब सेंटेंस और क्लाज नहीं बनाना चाह रहे हैं, फ्रेज बनाना चाह रहे हैं। लिखने वाले के ऊपर डिपेंड है वो कैसे अपनी चीजों को आगे बताना चाह रहा है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आप कहते हैं सर नाम बता दीजिए केवल नॉन फाइनाइट में कौन कौन है, बाकी तो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो मैं जल्दी से नाम बता दे रहा हूं, 3 ही लोग हैं इस परिवार में, बहुत छोटा परिवार है इनका, लेकिन फिर भी हमारे वर्तमान विचारधारा से ज्यादा है भाई। अभी तो 2 का कॉन्सेप्ट चल रहा हमारे यहाँ, तो ये 3 लोग हैं नॉन फाइनाइट में, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, जिनके बारे में मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। तो अभी के लिए इतना ही कि नॉन फाइनाइट में 3 है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो कोई वर्ब अगर अपने नॉन फाइनाइट रूप में आई है तो इसका मतलब राइटर का पर्पज है कि वो सेंटेंस क्लाज नहीं बनाना चाह रहा, फ्रेज बनाना चाह रहा है, जो बना है वो फ्रेज है। लेकिन वही वर्ब अगर आप फाइनाइट रूप में लिख देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा, क्लाज बन जाएगा। तो दोनों की अपनी जरूरतें हैं, दोनों का अपना अपना जगह है, हम अपनी आवश्यकता और सेंटेंस की मांग के हिसाब से चीजों को लिखते हैं। वापस आते हैं सेंटेंस में, तो यहां पहुंच गए थे। द अदर बीइंग, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, और आपको बताया मैंने कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या तो जिरंड होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी आता। ही इज करके लिखा हुआ, ही इज रीडिंग, तो यहाँ इज के साथ ये फाइनाइट वर्ब है। तो वो भी आगे करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन है वो, उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस ये समझिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो ये कंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है इसके साथ ये पूरा आपका एक फ्रेज है। द अदर, अन्य लोग, लेकिन यहां पे देखिए फाइनाइट वर्ब थी। हीट वेव इज ओनली हाफ हीट, ये एक फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर है, ये इज यहाँ फाइनाइट वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है इसके पास द अदर, लेकिन जो वर्ब है वो नॉन फाइनाइट है, तो इसलिए ये पूरा एक फ्रेज हो गया। द अदर बीइंग, अन्य लोग हैं, अन्य कारक भी हैं, क्या है वो, बैड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब सार्वजनिक आधारभूत ढांचा,
एंड सोशल सिक्योरिटी और सामाजिक सुरक्षा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये सारी मीनिंग दी गई है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बलियाज टोल माने बलिया में हुई कुल डेथ, TOLL टोल आ चुका है। टोटल डेथ के सेंस में किसी घटना, दुर्घटना, बीमारी इत्यादि से हुई मृत्यु को हम टोल कहते हैं। बलियाज टोल कुड बी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फाइनाइट वर्ब का कंस्ट्रक्शन है ये। बलिया में हुई कुल मौतें, कुड बी माने हो सकती थी, हाई माने और ज्यादा। बलिया की कुल मौतें और ज्यादा हो सकती थी बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज नहीं लिखा है, बिकॉज ऑफ लिखा हुआ है। तो ये क्या है भाई, क्या डिफरेंस है? बिकॉज लिखा हुआ है कंजंक्शन, और अगर बिकॉज ऑफ लिखा हुआ है प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब देखिए, तो सबका मैंने बताया कि मीनिंग वही है, सेंस वही निकलेगा भाई। बिकॉज भी आप कारण को दर्शाएंगे, बिकॉज ऑफ माने से भी आप कारण को, कॉज को ही दर्शाएंगे, कारण को ही दर्शाएंगे, लेकिन पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप कंजंक्शन लगाएंगे तो आगे डिमांड आएगी कि भाई कंजंक्शन लगा रहे हैं तो क्लाज बन जाएगी, और क्लाज बना रहे हैं तो वर्ब फाइनाइट रूप में आपको लिखना पड़ेगा अगर लिख रहे हैं तब। लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो प्रीपोजिशन के साथ क्लाज नहीं बन सकता, फ्रेज बनेगा, और फ्रेज बनेगा तो फाइनाइट वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब लिख करके आपको चीजों को सेट करना पड़ेगा। तो हर चीजों का अपना एक पैटर्न है, एक लय बना हुआ है कि किसके साथ क्या चीजें लिखें तो एक चीजें सही व्यू में चलेंगी। सेंस तो लगभग वही निकलेगा। आगे आइए, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण? अब लेकिन कॉमा लगा दिया है, इसका मतलब कोई बात कहना चाह रहा था, रुक गया, कुछ और बताने लगा, फिर वापस कहेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर है, कुड बी हाई, बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ के साथ ये एज नहीं जुड़ा है, कॉमा कॉमा लगा, इसको मतलब आप इस तरह के कॉमा कॉमा को हम ब्रैकेट समझते हैं। जैसे हम ब्रैकेट लगा के कोई चीज लिखते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में ब्रैकेट नहीं लगाया गया, मैथ तो कोई है नहीं, तो इसमें ऐसे कॉमा कॉमा लगा के लिख दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि चीजें यहां से ब्रेक हो रही हैं। और कई कॉमा लगे हैं तो थोड़ा जरा देखना पड़ेगा कहां से कहां तक चीजों को जोड़ रहा है। और अधिक हो सकती थी बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण? एज द टीम सस्पेक्ट, जैसा कि टीम संदेह करती है। तो मैंने यहां गलत लिख दिया भाई, यहां तक नहीं है इसकी पहुंच, ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है, पता नहीं यहां भी नहीं खत्म होगा तो कहां खत्म होगा, देखते हैं अभी। चलिए पहले पढ़ते हैं सेंटेंस को, जल्दबाजी नहीं करते। लिखा हुआ है बलिया टोल कुड बी हाई, बलिया में जो कुल मृत्यु है वो ज्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण? एज द टीम सस्पेक्ट्स, जैसा कि टीम ने सस्पेक्ट किया है, संदेह दर्शाया है, कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर, वाटर तो पानी हो गया, कंटामिनेट वर्ब है, वर्ब से एडजेक्टिव बनाया गया है। कंटामिनेटेड वाटर की विशेषता बताने के लिए उसके पहले लिखा गया है, वाटर नाउन है और उसकी विशेषता एडजेक्टिव से बता रहे हैं। यहाँ वर्ब से बनाया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। कंटामिनेटेड माने प्रदूषित, कंटामिनेट माने किसी चीज को प्रदूषित करना, किसी पानी में गंदगी इत्यादि मिला देना तो कंटामिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कंटामिनेटेड का मतलब प्रदूषित होगा, अगर हम हिंदी में कहें, और इंग्लिश में कहें तो पोल्यूटेड हो जाएगा, या संक्रमित भी कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ, एज द टीम सस्पेक्ट, जैसा कि टीम संदेह करती है, कंटामिनेटेड वाटर, प्रदूषित जल के कारण, आर अथवा बिकॉज, क्योंकि। अब देखिए सेंटेंस को फिर समझिएगा, बलिया से हुई जो मौतें काफी ज्यादा हो सकती हैं, किसके कारण? जैसा कि टीम संदेह कर रही है, संक्रमित वाटर के कारण। तो ये कॉमा यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो जा रहा है, यानी इसको आप ब्रैकेट यहां पे क्लोज करेंगे, और बिकॉज ऑफ जुड़े गए कंटामिनेटेड वाटर से। अब आपको यह भी सोचना है कि क्या प्रीपोजिशन के साथ वर्ब लेंगे? बिल्कुल वर्ब लेते हैं और आईएनजी लगाते हैं, रूल तो यही है कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ब आएगी तो आईएनजी लगाएंगे। लेकिन यहां पे जो वर्ब है ये पहले से सेट है, इस नाउन के साथ आई हुई है, ये नाउन यहाँ वाटर नाउन है और उसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो देख लेना कि भाई उसके अगल बगल कोई तो नहीं है कि पता लगा आपने प्रपोज किया और उल्टा थप्पड़ फिर आपके ऊपर पड़ गया। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि भाई अब ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन देख के सीधे आईएनजी लगा दे, वहां पे समझ लेना है कि अगल बगल देख लें किसी के साथ उसका संपर्क तो नहीं है, फिर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो यहां देखें बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, हम आईएनजी जरूर लगाते हैं, लेकिन ये कंटामिनेटेड शब्द वाटर के साथ जुड़ा हुआ है तो नहीं टच करेंगे, खतरा हो सकता है। यहाँ पे सही लिखा हुआ है सेंटेंस,
संक्रमित वाटर के कारण, अथवा बिकॉज, क्योंकि। अब देखिए यहाँ केवल बिकॉज लिखा उसने, वहां बिकॉज ऑफ लिखा था, तो मैंने आपको बताया कि भाई फ्रेज के रूप में चीजें बोलना चाह रहा है, उसने लिख दिया। अब यहाँ कंजंक्शन लगाया, तो अगर कंजंक्शन लगाएंगे तो उसके नियम का पालन करेंगे। एक कहा होता है ना भाई, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो अगर कंजंक्शन आप लगा रहे हैं तो कंजंक्शन के जो रूल हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपको सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा आगे। और देखिए राइटर ने लिया है द लोकल पीपल, सब्जेक्ट हो गया स्थानीय लोग, कुड नॉट कूल, ये आपका वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कूल देखिए एडजेक्टिव की तरह भी आता है और यहां वर्ब की तरह भी यूज हुआ है, तो एक ही शब्द दोनों तरह से काम कर रहा है, इन्हीं चीजों को इंग्लिश में समझना है। कुड नॉट कूल, नहीं कूल हो सकते हैं स्थानीय लोग, कुड नॉट कूल देमसेल्व्स, जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आप को कूल नहीं कर सकते थे। कैसे भाई, चूंकि इतनी गर्मी है अपने आप को कूल नहीं कर सकते थे, एसी नहीं था उनके पास। देमसेल्व्स, हीट्स डेडलीनेस डिपेंड्स ऑन, अब यहां थोड़ा रुकेंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया है, डेडलीनेस, घातक या घातकता कह सकते हैं, ये नाउन है यहाँ पे NESS, जिसमें जनरली जिन शब्दों के लास्ट में NESS लिखा हुआ है वो नाउन होते हैं, तो ये नाउन है, लेकिन बना किससे है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है कि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे वर्ड है हमारा डेडली, डेडली वर्ड, ये जो शब्द है वो ये इंग्लिश में दोनों तरह से यूज होता है। डेडली वर्ड इंग्लिश में दो तरह से यूज होता है, यानी ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इस चीज को तो क्या करेंगे, शब्द है भाई, एक्सेप्शन हर जगह है, बहुत सारे अपवाद हैं हर जगह, कुछ लोग नियम को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बदमाश टाइप के, नहीं रूल फॉलो करते हैं, उनको अलग से समझना पड़ता है, आपको भी इंग्लिश में समझना है। डेडली LY लगा हुआ है, दोनों काम खुद ही कर रहा है, माने एडजेक्टिव का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा, तो ठीक है दोनों काम इससे कराएंगे। किसी नाउन की विशेषता बतानी होगी तो भी डेडली लिखेंगे, किसी एडजेक्टिव की, वर्ब की इत्यादि की विशेषता बतानी होगी तो भी हम डेडली लिख के काम चलाएंगे, क्योंकि ये शब्द दोनों तरह से कार्य करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसको आपने यहां देखा। और डेडलीनेस नाउन है, नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो हीट की जो घातकता थी या उसके जो दुष्प्रभाव हैं, घातक प्रभाव हैं, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करते हैं, डिपेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन लेते हैं, डिपेंड ऑन समथिंग होता है, सिंपल प्रीपोजिशन है, आया हुआ है क्वेश्चन इस पे SSC में, तो ध्यान देंगे। जो लू के घातक प्रभाव हैं, डिपेंड्स ऑन निर्भर करते हैं, एन इंडिविजुअल्स, देखिए इंडिविजुअल के साथ एपॉस्ट्रोफी लगा के यस लिखा गया है, ये आई से शुरू हो रहा है इसलिए एन लगाया गया, ठीक है, रूल को फॉलो कर रहा है। किस पे निर्भर करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जनरल वेलबींग, माने सामान्य, और वेलबींग माने मैंने बताया था हेल्दी एंड वेल्दी, माने उसके कल्याण पर, किसी व्यक्ति के सामान्य कल्याण पर निर्भर करते हैं। एक्लिमेटाइजेशन क्या हुआ, ये शब्द क्या है, नाउन है, यहां पर किससे बना है, एक्लिमेटाइज वर्ब है उससे बना हुआ है। ये वर्ड देखिए यहां दिया गया है, इसका वर्ब फॉर्मेट यस ई भी लिखते हैं, जेडी भी लिखते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं, ये इसका वर्ब फॉर्मेट हो जाएगा। क्या सेंस देता है, किसी नई परिस्थिति, वातावरण, नए माहौल के अनुरूप ढालना, अपने आप को एडाप्ट करना, ADAPT सिनोनिम्स हो जाएगा, एडाप्ट। तो किसी नए माहौल, परिस्थिति, वातावरण के अनुकूल, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आप दिल्ली में आए तैयारी करने के लिए, वहां का माहौल अलग है, गांव का माहौल आपके अलग था, अब इस नए माहौल में आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। आपकी गर्मी में रहने की आदत नहीं है, आप हमेशा AC में रहते हैं, अचानक से बाहर निकल गए मई की दोपहरी में या जून की दोपहरी में, इतनी गर्म हवाएं चल रही, अपने आप को उसके अनुकूल आपको एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा। तो नए वातावरण, परिस्थिति, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना एक्लिमेटाइज कहलाता है। मैंने आपको बताया चीजों को अपने एग्जाम्पल से याद रखिए। देखिए एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, आप समझिएगा। आप कहीं पर वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी देख रहे होंगे, वो कैब तैयार करने के लिए लोग तमाम फिगर बना के, तमाम बातें बता के आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं याद होगा, भूल जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है, आप कहीं भी देखिए, एक ग्रुप फोटो देखिए, आपने कहीं फोटो कोई खिंचाई हो जो जिसमें ग्रुप है और उस ग्रुप में आप भी हैं। अब कल्पना करिए कि अगर ऐसी फोटो मोबाइल में आपके पास आ गई और उसमें मान लीजिए आप किसी की शादी में गए हैं और उस शादी में
दूल्हा दुल्हन के पीछे खड़े होकर के आपने भी फोटो खिंचाई है, वो फोटो किसी ने फेसबुक पे शेयर की, अब आप अगर उस फोटो को देखेंगे तो उसमें किसको देखेंगे? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो दुल्हन को देखेंगे, लेकिन जनरली होगा क्या कि उस टाइप की ग्रुप फोटो में आप दूल्हे को नहीं अपने आप को देखेंगे। लोग भले दूल्हे को देखें लेकिन उस फोटो में आप अपने आप को देखेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी चीजों को आप ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो इसी तरह से जो चीजें हमारे अपने आप से जुड़ी होती हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती हैं। तो इंग्लिश में कोई वर्ड याद आ रहा है, उसको लर्न करना है या समझना है, तो उसके लिए किसी दूसरे के एग्जाम्पल सुनने की बजाय अपने खुद के एग्जाम्पल बनाइए, अपने दैनिक जीवन से उसको रिलेट करिए। जैसे मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरा बताने का पर्पज यही है कि आप इस चीज को सीख पाएं, न कि उसको रटें। बात समझिएगा, आप उस चीज को सीख पाएं, आप समझिए उस चीज को। कोई ईश्वर है, उसने अवतार लिया है, तो उसका जो कार्य व्यवहार है वो हमें फॉलो करना है, ना कि उसी को हम पूजा कर रहे हैं और उसके बताए हुए रास्ते पे हम चल ही नहीं रहे हैं। तो यहां पे भी समझना है कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, तो ऐसे वर्ड जब आपके सामने आते हैं तो आपको अपने एग्जाम्पल से, अपने दैनिक जीवन की अगल बगल की घटनाओं से उन शब्द को रिलेट करना है, तो वो शब्द ज्यादा देर तक आपके मस्तिष्क में बने रहेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। नहीं तो आप किसी दूसरे का एग्जाम्पल रखेंगे तो आप जल्दी भूल जाएंगे उसको। तो चलिए वापस आते हैं। एक्लिमेटाइजेशन माने किसी चीज के अनुरूप अपने आप को ढालना। अब इसको अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से जोड़ना है। फिजिकल एक्सर्शन, एक्सर्शन क्या हुआ? थकान। आप सुबह से निकले हैं, दिन भर टहल रहे हैं और फॉर्म भरने के लिए चले गए थे और शाम को जाकर के लौट के आप आए, इतनी लंबी लाइन थी या काफी भीड़ भाड़ थी। अब सोचिए सुबह के निकले हुए आप दिन भर इधर उधर भटकते हुए शाम को जब घर आएंगे तो एकदम क्या होगा? थक चुके होंगे, शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से। तो वो जो थकान होती है एक्सर्शन कहलाएगी। माने जहां आपकी एनर्जी का लॉस होता है तो वो फिजिकल एक्सर्शन यहां लिखा गया, माने भौतिक थकान, शारीरिक थकान आपको लगेगी। एक्सर्शन हिंदी में थकान कहेंगे। फिजिकल एक्सर्शन शारीरिक थकान होगी। कॉर्मोबिटीज, ये क्या सेंस देता है? कॉर्मोबिटीज प्लूरल नाउन है, यहां पर प्लूरल नाउन की तरह लिखा हुआ है। तो जैसे देखिए सेंटेंस में एक जैसी चीजें चल रही हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की सामान्य भलाई के लिए एक्लिमेटाइजेशन माने चीजों के वातावरण के साथ अनुकूलता को। फिर क्या लिखा गया है? फिजिकल एक्सर्शन शारीरिक थकान को। देन कॉर्मोबिटीज, क्या सेंस देगा कॉर्मोबिटीज का? मतलब सह माने किसी एक चीज के साथ अगर कोई बीमारी है आपको, माने कोई एक बीमारी आपको पहले से है और फिर उसके साथ आप अगर किसी बाहर के वातावरण में निकले हैं तो हो सकता है आप जल्दी बीमार पड़ जाएं। मानी एक बीमारी के होने के कारण आपके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर था तो जल्दी आपको बीमारी हो गई। माने ये जो हिंदी में इसको कहते हैं सहरुग्णता, तो हिंदी बहुत ज्यादा टिपिकल है, यानी एक बीमारी के कारण एक और बीमारी हो जाना या एक बीमारी होने के कारण थोड़ा जल्दी बीमार पड़ना, तो ये कोमॉर्बिटीज कहलाता है। कोमॉर्बिटीज का मतलब सहरुग्णता, यानी एक बीमारी होने के कारण एक और बीमारी का होना, यानी एक बीमार पहले से है, एक समस्या आपको पहले से, तो जल्दी दूसरी चीज आपको पकड़ लेगी। आगे आइए, कोमॉर्बिटीज, ये सारी मीनिंग लिखी हुई हैं, आप देखिए आगे आएंगे तो ये लिखा हुआ है। कोमॉर्बिटीज एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली विथ एंड यूजुअली इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर मेडिकल कंडीशन, माने एक ही साथ आपको एक और मेडिकल समस्या हो गई, एक बीमारी पहले से थी, एक और बीमारी ने आपको पकड़ लिया। तो जैसे आपने देखा होगा भी कोरोना काल में क्या हुआ, किसी को हार्ट अटैक की यानी हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को और कोई प्रॉब्लम थी और उसके साथ साथ उसको किसी और एक समस्या ने देख लिया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कोमॉर्बिटी, माने एक समस्या होने का एक और या एक समस्या के साथ साथ एक और प्रॉब्लम का हो जाना। चलिए वापस आते हैं पैराग्राफ में अपने, आगे निकल गए क्या? हाँ यहां पे आ गए। कोमॉर्बिटीज माने सहरुग्णता, लोकेशन, उनकी लोकेशन किस जगह पे वो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी माने, रिलेटिव माने सापेक्षिक, ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता, माने कि कैसा जो है वातावरण में पानी का क्या घनत्व है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता। एंड एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर, एक्सटेंट माने कितना ज्यादा विस्तार है, हीट एक्सपोजर माने गर्म हवाओं का, हीट माने गर्म, एक्सपोजर, तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर। कई बार सेंस समझा करिए कि आप कितना ज्यादा
धूप में गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, तो वही होगा हीट एक्सपोजर माने गर्मी में कितना ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। एक्सटेंट माने मात्रा में, कितनी मात्रा में आपका हीट एक्सपोजर है। आप 10-5 मिनट के लिए बाहर निकलेंगे, हो सकता है आपको उतना असर न पड़े। अब आप 1 घंटे 2 घंटे धूप में रहेंगे तो हो सकता है ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर, गर्मी में कितना ज्यादा आप बाहर है उसकी जो मात्रा है वो हीट ऑफ एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर यहाँ कही जा रही है। चलिए, तो यहाँ देखिए जो पॉइंट था कि राइटर कई छोटी छोटी बातें बता रहा था और वो सारी छोटी छोटी बातों को बताने के लिए उसने कॉमा पे कॉमा लगाया है और जब लास्ट वाली बात बताई तब जाके एंड लगाया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें देखना है। अगर हम 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं सेम परिदृश्य वाले, तो हम सबको कॉमा लगा के बताएंगे और जब अंतिम का नंबर आएगा, लास्ट वाले का नंबर आएगा, तब जाके हम कंजंक्शन ऐड का प्रयोग करेंगे। तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 लोगों का नाम है राम, सोहन और मोहन, तो राम एंड सोहन एंड मोहन ऐसा लिख दिया गया, गलत हो जाएगा। राम कॉमा लगाइए, सोहन लिखिए, फिर एंड लगा के मोहन लिखिए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे चलते हैं, ये वर्ड एक बार देख लेते हैं। सारे मेरे ख्याल से सब हो गए हैं, सस्पेक्ट भी हो गया। कॉन्टामिनेंट यहाँ ठीक है, ये नाउन की तरह लिखा गया है, सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव की तरह आया था। कंटामिनेटेड और वर्ब भी बनती है इसे कंटामिनेट। तो मैंने आपको बताया है कि एक ही वर्ड कई तरीके से यूज हो सकता है। अगर वर्ब की तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा कंटामिनेट, किसी चीज को प्रदूषित करना या संक्रमित करना। कॉज हो गया है, डिपेंड हो गया है, एक्लिमेटाइजेशन हो गया है, नाउन की तरह है, वर्ब की तरह भी आया था। फिर आइए एक्सर्शन हो ही गया है, थकान। कोमॉर्बिटीज ये भी हो गया, सहरुग्णता या 2 रोगों का एक साथ हो जाना। ह्यूमिडिटी आर्द्रता हो गया। एक्सटेंट एक्सपोजर, एक्सपोजर आप जान रहे हैं कई अलग अलग फील्ड में कितना ज्यादा आप किसी चीज के साथ खुले हुए हैं या किसी चीज का आपके ऊपर क्या प्रभाव है, वो एक्सपोजर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बट फॉर, देखिए बट एक शब्द बट है, आपका लेकिन का भाव देता है, विरोधाभासी चीजों को जोड़ता है, कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं आप, प्रीपोजिशन भी है। और एक शब्द है बट फॉर। बट फॉर अगर इसको एक वर्ड में हम कहें तो डिस्पाइट, के बावजूद, और प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। डिस्पाइट, के बावजूद, इस सेंस में हम इसको लिखते हैं। तो यहां देखिए बट फॉर लिखा हुआ है, तो हिंदी क्या निकल के आएगी, के बावजूद, डिस्पाइट वाला भाव आएगा। बट फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी, सभी प्रकार के जटिलताओं के बावजूद। द इंटरप्ले, देखिए ये यहां पे कॉमा लग गया, माने ये इतना पार्ट फ्रेज था आपका, ये जिसमें ये प्रीपोजिशन हो गया बट फॉर और ये उसके आगे का ऑब्जेक्ट हो गया, ये फ्रेज हो गया आपका इतना। बट फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी, सभी जटिलताओं के बावजूद। द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स ऑगर्स, द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी ऑगर्स वर्ब है। और सब्जेक्ट देखें द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स, इसमें प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है और रूल कहता है कि वर्ब के पहले कई शब्द हैं उसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के जो पहले आता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे इंटरप्ले सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंटरप्ले क्या सेंस देगा, इंटर मतलब 2 चीजों के सेंस में यूज होता है। तो इंटरप्ले माने जहां 2 चीजें एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं या अंतः क्रिया करते हैं या आपस में, भाई एक चीज है, 2 चीजें हैं, 2 या 2 से अधिक चीजें जहां पे आपस में एक दूसरे से क्रिया करती हैं या एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, तो एक दूसरे पर प्रभाव डालना इंटरप्ले कहा जाता है, वर्ब की तरह भी। और यहाँ ये नाउन की तरह यूज हुआ है क्योंकि आर्टिकल द इसके पहले लगाया गया है। द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स, इन कारकों का अंतः क्रिया, ऑगर्स माने कहीं न कहीं उसका प्रभाव होता है। ऑगर्स जो शब्द है हम लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं, ऑगर विल या ऑगर बैडली। ऑगर वर्ब की तरह है, ये उसके साथ एडवर्ब आया है, तो ऑगर विल भी लिखते हैं, ऑगर बैडली भी लिखते हैं। ऑगर विल माने शुभ प्रतीत होना, कोई किसी चीज के लिए शुभ अच्छी प्रतीत होती है, शुभ प्रतीत होती है तो ऑगर विल आपने लिख दिया। और किसी चीज के लिए अशुभ होना तो ऑगर्स बैडली हो जाएगा या खराब होना। तो यहां विल तो शुभ को दर्शा रहा है, कि जो होना है वो ऑगर का सेंस आ रहा है, तो ऑगर माने होना। तो यहां क्या कह रहा है कि द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स ऑगर माने इन क्रियाओं, इन कारकों का भी अंतर प्रभाव होता है। द फाइट अगेंस्ट दिस मोड, द फाइट सब्जेक्ट यानी कि नाउन है, नाउन साधा लगाया गया,
अगेंस्ट प्रीपोजिशन है। द फाइट अगेंस्ट दिस मोड ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, माने इस पे प्रॉपर है। द फाइट माने जो संघर्ष है, हमारी लड़ाई है, अगेंस्ट दिस मोड ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु संकट के इस प्रारूप पर, विच जो कि विच जिसे इंडिया इज एक्सपेक्टेड, या इंडिया सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आया था यहाँ पे, जिसे इंडिया इज एक्सपेक्टेड भारत आशा करता है, टू सफर झेलने का, एक्सपेक्ट टू डू समथिंग किसी चीज को करने की आशा करना, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। तो यहाँ देखिए आज हम लोगों ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से चीजों को देख लेते हैं। ये आपकी फाइनाइट वर्ब है यहाँ, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनेटिव है। मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो ये इन्फिनेटिव का फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अरे ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। चलिए ये आप ऐसे समझिए कि नॉन फाइनाइट के अलावा वर्ब का जो भी फॉर्म है वो फाइनाइट है, क्योंकि दो ही चीजें हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो या तो अगर नॉन फाइनाइट आप पहचान पा रहे हैं इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल को, तो उसके अलावा वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है तो फाइनाइट रूप में होगी वर्ब। विच इंडिया इज एक्सपेक्टेड, जिसे भारत अपेक्षा करता है, टू सफर माने झेलने की, मोर ऑफन माने बार बार या प्रायः, कैन बेनिफिट या लाभ पहुंचा सकती है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी फाइनाइट वर्ब का कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि नॉन फाइनाइट तो तीन तरह की है, उसमें नहीं आएगा ये। कैन बेनिफिट कंसीडरेबली, कंसीडरेबली का मतलब सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण रूप से, एडवर्ब है, एलवाई लगा हुआ है, और देखिए वर्ब के साथ लिखा हुआ है, वर्ब के लिए आ रहा है भाई कंसीडरेबली, किसके लिए बता रहा है, क्या चीज महत्वपूर्ण रूप में है, तो महत्वपूर्ण रूप से बेनिफिट, बेनिफिट के बारे में बता रहा है। बेनिफिट वर्ब है, तो आप जान रहे हैं कि वर्ब के लिए एडवर्ब आता है, सही लिखा हुआ है। अब यहीं पे क्वेश्चन बनाना होगा तो एलवाई हटा देगा, कंसीडरेबल लिख देगा, कंसीडरेबल लिख देगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और एडजेक्टिव बन जाएगा तो सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड वर्ब के बारे में बता रहा है, और वर्ब के बारे में बता रहा है तो अपने प्रारूप में एडवर्ब होना चाहिए। चलिए, कैन बेनिफिट कंसीडरेबली, महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचा सकती है, फ्रॉम से, किस चीज से लाभ पहुंचाएगी, फ्रॉम सम लिटरेसी, साक्षरता से, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू समथिंग होता है, इस चीज को ध्यान देंगे। यहां पे ये किस रूप में आ रहा है बताइए, नाउन के रूप में, फ्रॉम सम लिटरेसी, साक्षरता से, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, और संसाधनों तक अपने पहुंच से, यहां नाउन की तरह यूज हुआ है, और यह शब्द वर्ब की तरह भी यूज होता है, दोनों तरह से हम इस शब्द को यूज करते हैं। लिख दूंगा मैं, लिख दे रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा आप, वर्ब भी है और नाउन भी है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ लिटरेसी नीड्स, सब्जेक्ट है आपका साक्षरता, और ये वर्ब है, वर्ब और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा के लिखा गया है, सही लिखा हुआ है। साक्षरता नीड्स माने जरूरत है, उसके लिए क्या जरूरी है, टू बी रूटेड इन, कि इसकी जड़ें जमाई जाएं, किसमें, ये साक्षरता के लिए उसकी जो जड़ें हैं किसमें जमाई जाना जरूरी है, अ सिंपल फैक्ट, एक साधारण से तथ्य में। वो साधारण सा तथ्य क्या है, आगे बता रहा, हीट इज डेडली। देखिए हीट की विशेषता बताने के लिए यहाँ डेडली एडजेक्टिव के लिए लिखा हुआ है। जैसे आपको बोलना है राम ईमानदार है, तो यहाँ ईमानदार शब्द राम के बारे में बता रहे हैं ना, राम इज ऑनेस्ट लिखेंगे, राम इज ऑनेस्टली नहीं लिख देंगे, एडवर्ब नहीं लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं इस तरीके से इज लगा के, राम इज ऑनेस्ट, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज इंटेलिजेंट, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हीट के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता कि हीट इज डेडली, ये लू घातक है। और अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड डेडली एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है और एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है। सेंटेंस में आप इसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कोई निगेटिव चीज नहीं है, बस समझना है हमको। अब देखिए दो बार आ गया तो हमारे माइंड में सेट भी हो गया। हीट इज डेडली, लू घातक है, व्हेन जब आवर बॉडीज, हमारे शरीर, आर अनेबल, एडजेक्टिव है, हमारे शरीर अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं, टू सेट इट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेट माने गिव ऑफ, किसी चीज को अपने से निकालना, अपने से दूर करना। सांप अपने शरीर की छाल निकालता है तो सेड इट्स स्किन हो गया, अपने केचुल छोड़ना। तो सेड, एसएचडी, सेड, पेड़ क्या करते हैं, अपनी लीफ को
सेट करते हैं, गिराते हैं, तो किसी चीज को अपने आप से अलग करना, कोई चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है उसको अपने आप से अलग करना सेट कहलाता है। तो यहां कह रहा है कि हमारे जो शरीर है वो अनेबल होते हैं टू सेट इट, इसे निकालने में, उतारने में, छोड़ने में क्या भाव है, आगे पढ़ेंगे, एज क्विकली एज, उतनी तेजी से जितना की, एज यहां पे आया हुआ है और क्विकली एडवर्ब है, सही लिखा हुआ है, क्योंकि एज के बीच में मैंने बताया है कि एज या सो एज के बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से लिखेंगे, एज और सो एज, इनके बीच में जो आने वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी, अगर एक ही वर्ड लिखा है ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, लेकिन नाउन नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, एज और सो एज के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, लेकिन नाउन नहीं आ सकता। अगर एक शब्द लिखा है, एडजेक्टिव के साथ नाउन लिख सकते हैं, माने अगर एडजेक्टिव है लिखा हुआ तो नाउन भी लिखा जा सकता है, बट अगर एक ही वर्ड लिखना है, केवल नाउन लिखना है या केवल एडजेक्टिव लिखना है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब ही आएंगे, नाउन नहीं आएगा। वो तभी आ सकता है जब एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखे हुए हों। तो यहाँ पे ये एडवर्ब लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। और एज माने उतना जितना, कि हमारे शरीर असमर्थ होते हैं, टू सेट माने छोड़ने में या निकालने में, इट माने इसे, इट किसके लिए आ रहा है, हीट के लिए, अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए इट प्रोनाउन लगाना सही है, उतनी तेजी से जितना कि इट एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का क्या सेंस होता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, इकट्ठा करना। कोई चीज जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए बाहर निकले, बाहर के वातावरण में, तो आपका बॉडी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इकट्ठा करेगा, पाइल अप इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, पाइल अप, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो हमारी शरीर जितनी तेजी से हीट को इकट्ठा करती है, यानी अपने आप में एब्जॉर्ब करती है, उतनी तेजी से इसको अपने अंदर से निकाल नहीं पाती है, ऐसा राइटर यहां कहना चाह रहा है। तो सेट का शब्द आपने देख लिया, निकालना या अपने आप से अलग करना। एक्यूमुलेट का मतलब आपने देखा कि अपने आप में संचित करना या इकट्ठा करना। तो ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे आप चीजों को अपने आप से निकाल दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सब मीनिंग लिखी हुई है, देखिए। सेट का मतलब लॉ समथिंग नेचुरली, किसी चीज का प्राकृतिक रूप से किसी चीज को अपने आप से अलग करना, सही लिखा हुआ है। भाई हीट, हम अगर हमारे बॉडी ने हीट सोख ली है तो हमें निकालने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, तो गर्मी ठंडे माहौल में आएंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके जो गर्मी आपको लग रही थी वो कम हो जाएगी। चलिए, एक्यूमुलेट करना, टू ग्रेजुअली गेट मोर एंड मोर, धीरे धीरे करके किसी चीज को इकट्ठा करना, मोर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, माने समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ साथ किसी चीज को इकट्ठा करते जाना। जैसे नॉलेज है आपका, वोकैब है आपका, इंग्लिश की समझ है, एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप वोकैब को या समझ, अंडरस्टैंडिंग को, धीरे धीरे आप अपनी समझ बढ़ा रहे हैं, ग्रेजुअली हो रहा है ये काम, एक दिन में नहीं होगा। आगे आइए, नेक्स्ट, दिस कैन हैपन ड्यू टू पुअर लिविंग। दिस कैन हैपन, दिस आपका सब्जेक्ट है, कैन वर्ब है, मॉडल वर्ब है और फाइनाइट वर्ब का फॉर्म है ये, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस कैन हैपन, ये घटित हो सकता है, ड्यू टू, के कारण, किसके कारण, पुअर लिविंग कंडीशन, खराब रहन सहन की स्थितियों के कारण। एडहेरेंस टू, एडहेर टू माने किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ होना, कनेक्ट टू समथिंग, तो एडहेरेंस टू, जुड़े हुए होने के कारण, एडहेरेंस टू समथिंग, इसके साथ टू प्रीपोजिशन लेते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आ चुका है। एडहेर भी होगा, एडहेरेंस, दोनों के साथ टू लगाते हैं। एडहेरेंस टू, जुड़े होने के कारण, कनेक्टेड टू सिनोनिम्स हो जाएगा। कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रक्चर्स, कास्ट माने जाति आधारित, जेंडर माने लिंग आधारित, स्ट्रक्चर्स माने प्रतिबंध, रूल, ऐसा रूल जो किसी काम को करने में आपको रोकता है, रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, रिस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। स्ट्रक्चर्स का सिनोनिम्स रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा, प्रतिबंध। तो ये जाति और लिंग आधारित प्रतिबंधों के कारण इससे जुड़ा हुआ है। और इवन इन ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल, और भी और अथवा इवन माने भी, किसमें, इन ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल, ऐसे अस्पताल जो कि ओवर क्राउडेड हैं या बहुत ज्यादा जहां पर भीड़ भाड़ है। इवन वर्ड है, कभी समझेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरह से यूज होता है। एमिनिटीज दैट कैन हेल्प, एमिनिटीज आपके यहां नाउन हो गया, सुख सुविधाएं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर। और मैंने आपको बताया था कि देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हमको ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहीं लिखा हुआ है
तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा क्लाज के रूप में होगा, क्लाज के रूप में। बेसिक चीजें धीरे धीरे सीखते चलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज के रूप में होता है, केवल अकेले रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि चलो भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो क्लाज के रूप में होगा, अकेले नहीं होगा। और क्लाज के रूप में उसके साथ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का नहीं। और ये सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मैंने घेरा लगा दिया, ये कंस्ट्रक्शन है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, ये जो पूरी रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज है, ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन इसकी विशेषता बताने के लिए आती है। यानी पहला पॉइंट क्लाज के रूप में होता है, अकेले नहीं लिखा जाता, और किसी नाउन, प्रोनाउन इत्यादि के बारे में बताता है। तो 2 पॉइंट हो गए कि अकेले नहीं आएगा, क्लाज के रूप में होगा, और क्लाज के रूप में होगा तो उसमें सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर होगा, ये ग्रामर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जानना। और दूसरा, वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, तो ये भी जानना है। तो अब आते हैं वापस जल्दी से, और ये सारी चीजें यहां अप्लाई करते हैं। अमेनिटीज, सुख सुविधाएं, दैट कैन हेल्प, जो कि मदद कर सकती हैं। तो यहां दैट कैन हेल्प, ये पूरी क्लाज है, दैट कैन हेल्प, जो मदद कर सकती हैं, ये यहां तक क्लाज है। ये दैट से लेकर के हेल्प तक ये। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज किसके बारे में बता रही है? एमिनिटीज के बारे में। एमिनिटीज यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस देखिए यहीं से शुरू हो रहा है, और सेंटेंस की शुरुआत में नाउन लिखा हुआ है, तो बहुत अधिक संभावना है कि वो सब्जेक्ट ही होगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज आई जिसने उसके बारे में बताया। लेकिन आप सोचिए जरा, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और फाइनाइट वर्ब का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर दूसरा पॉइंट कि आपने अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज होगी, उसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहां स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है जल्दी से देखते हैं। यहां स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज है, और फिर जाकर के वर्ब आई हुई है। कौन सी वर्ब? जो वर्ब इस सब्जेक्ट की है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज में जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आया है वो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। देखिए जरा, एमिनिटीज आपका सब्जेक्ट हो गया, दैट कैन हेल्प, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद ये फाइनाइट वर्ब है कैन हेल्प, और यहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाती है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब आती है इंक्लूड। और प्लूरल वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड लिखी हुई है, सही लिखा हुआ है। और उसके आगे आए एक्सेस, वर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह है, क्योंकि वर्ब तो इंक्लूड लिखी हुई है, और फिर एक्सेस के साथ टू ये लिखा गया है, तो सही है। और ये देखिए हेल्प, दोनों वर्ब एक साथ लिखी हुई है, हेल्प और इंक्लूड, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये हेल्प कैन के साथ जुड़ा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज का पार्ट है, और इंक्लूड रिलेटिव प्रोनाउन क्लाज का पार्ट नहीं है। ये एमिनिटीज के लिए आया है, एमिनिटीज सब्जेक्ट है, और उसके लिए वर्ब आई है इंक्लूड। तो सेंटेंस में ये छोटी छोटी बारीकियां समझना है कि कहां पे कोई चीज शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। चलिए वापस चलते हैं सेंटेंस में। सुख सुविधाएं दैट कैन हेल्प, जो कि मदद कर सकती हैं, ये सुविधाएं इंक्लूड शामिल करती हैं। क्या चीज शामिल करती हैं? एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी तक पहुंच, और एक्सेस टू समथिंग होता है, इसके साथ ये टू प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंडोर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन समझ रहे हैं, एक रूम है, चारों तरफ से बंद है, हवा पास ही नहीं हो पा रही, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, तो थोड़ा सा हम उसमें जगह जगह छोड़ दें, खिड़कियां इत्यादि बना दें, ताकि जो हवा है वो पास होने लगे, तो ये वेंटिलेशन हो जाएगा। अंदर से बाहर हवा जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है। इंडोर वेंटिलेशन, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की देखभाल, रेगुलर वर्क ब्रेक्स, समय समय पे कार्य से ब्रेक भी लेना है, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, मेहनत करिए, 10, 12, 15 घंटे जो पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक भी लीजिए, लेकिन छोटा ब्रेक, ये नहीं कि ब्रेक लिए तो 1 महीना निकल गए गांव और फिर घूम के आ रहे हैं तो पूरा इंग्लिश जो पढ़ा था आपने सब भूल चुके हैं। तो छोटे से ब्रेक लीजिए। आगे लिखा रेगुलर वर्क ब्रेक, नियमित तौर पर ब्रेक लेना है। एंड प्रोटेक्शंस, और सुरक्षा रखनी है अगेंस्ट वेज लॉस,
प्रोटेक्शन भी देना है किसके प्रति, अगेंस्ट वेज लॉस। वेज आपका क्या होता है, मजदूरी, और लॉस माने खो जाना, माने कि मजदूरी से आपका नौकरी न चली जाए, नौकरी नहीं, आप मजदूरी के भाव की आपकी मजदूरी न चले जाए, उसके प्रति भी आपको संरक्षण देना है। ये नहीं कि आप चले गए, आपको काम ही नहीं मिल रहा है, वापस लौट करके आए। तो आगे आइए, इफ ए पर्सन, यदि एक व्यक्ति डाई, सही लिखा हुआ है, और यहाँ कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, इफ कंडीशन का कंजंक्शन है, कंडीशन बता रहा है कि इफ ए पर्सन डाइज, यदि कोई व्यक्ति मरता है, इन ए हीट वेव, लू में, तो इट इज ओनली फेयर, तो यह केवल कहना सही होगा, टू आस्क, बल्कि कहना नहीं, पूछना, या कहना, या केवल पूछना सही होगा, वेदर, की क्या, क्या मीनिंग निकल रही वेदर की क्या, कंजंक्शन है, वेदर की क्या, ही या सी was able to access these amenities, तो ये पूछना ज्यादा सही होगा कि क्या उसकी पहुंच इन सुविधाओं तक थी। दीज के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, और आप देखिए एमिनिटीज प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, सही लिखा गया है, वेदर कंजंक्शन है, और इफ कंडीशन का कंजंक्शन है कि यदि कोई व्यक्ति मरता है, तो यह पूछना ज्यादा सही होगा कि क्या उसकी पहुंच इन सुविधाओं तक थी। आगे आइए, और हो गया हमारा पैराग्राफ आज का, यही फिनिश होता है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एडिटोरियल रीडिंग एंड एनालिसिस की किसी और बेहतरीन क्लास में। तब तक आप चीज़ों को अपने करते रहिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अपने से भी पढ़ने की आदत डालिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं ही पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा उद्देश्य है कि आपको प्रेरित करना और चीज़ों को एक्सप्लेन करना। बाकी आप घर पे भी थोड़ा अगर वर्क करेंगे तो आपकी चीज़ें आप देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 महीने में इंग्लिश आपकी बेहतर होने लगेगी और एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।